तो dear student, now I am teaching to you refraction at spherical surface. तो spherical surface, और इसमें क्या है, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस. Derivation of law of refraction at spherical surface, या हम इसको हिंदी में कहेंगे गोलीय सतह पर रिफ्रैक्शन के नियम के सूत्र की स्थापना. गोलीय सतह पर अपवर्तन नियम के सूत्र की स्थापना. और ये सब हम करेंगे और यूज क्या लेंगे, फर्मट प्रिंसिपल. तो विद द हेल्प ऑफ फर्मट प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ फर्मट प्रिंसिपल. फर्मट प्रिंसिपल आप जानते हैं, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में फर्मट प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया, तो हम उसका यूज लेंगे फर्मट प्रिंसिपल का. तो अब हम गोलीय सतह या स्फेरिकल सरफेस के बारे में बताते हैं. तो पहला गोलीय सतह या स्फेरिकल सरफेस. तो मैं आपको ये मान लेता हूं कि ये मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है. दिस इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ग्लास. किसका? ग्लास का स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है. तो ये स्फीयर ग्लास का और बाहर इसके एयर. तो एक मीडियम तो क्या हो गया, ये एयर मीडियम हो गया, और अंदर वाला मीडियम ग्लास का हो गया. तो अब लाइट मान लीजिए ये इस ग्लास के स्फीयर का सेंटर है और ये इसके. तो लाइट अगर इधर से इधर जाएगी तो हम अंदर से इसके अंदर जाएगी, तो हम कहेंगे कि मीडियम चेंज हो गया. क्या हो गया? मीडियम चेंज हो गया. और रिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? मीडियम चेंज है. अपवर्तन के लिए क्या जरूरी है? अपवर्तन के लिए आवश्यक है मीडियम चेंज. तो ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देयर मस्ट बी ए चेंज इन द मीडियम. तो ये गोलीय सरफेस हो गया हमारा, ये गोलीय मीडियम हो गया, और ये इसका इंटरफेस या सरफेस हो गया. ये क्या है? सरफेस है. तो इस सरफेस पे लाइट ऐसे आती है. इस गोले का जो रेडियस है, वो जो गोलीय सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई. ये देखिए रेडियस हो गई है. और इस गोले की किसी भी सतह पर जो परपेंडिकुलर क्या होता है, सेंटर से हम उसकी जो उस सतह के पॉइंट को मिलाते हैं ना, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो गया. ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इस पे नॉर्मल सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है और उस स्फेरिकल सरफेस पर एक लाइट की रे इंसिडेंट है. तो मैं अब वो एक स्फेरिकल सरफेस बनाता हूं. ये मान लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस है और एक इसका
जो पूरा गोला होगा वो ऐसे होगा और पूरा गोला ऐसे। इस पर ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है। और इस सेंटर से हम इसको ये लाइन मिलाते हैं, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए। और एक रे, ये इसका मिरर का, मिरर नहीं, ये गोलीय सरफेस है ना, ये स्फेरिकल सरफेस, इसका पोल है एम, इसका ये क्या है, पोल है एम। तो अब हम मानते हैं इस एक्सिस पर कहीं लाइट का एक सोर्स रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है, और ये मिरर से इसकी, मिरर नहीं, स्फेरिकल सरफेस से इसकी डिस्टेंस u, जो इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल या एम। अब एक लाइट की रे इसके ऊपर सरफेस पे कहीं भी आ सकती है, और सरफेस पे आकर के और ये इस दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि लाइट की जो रे है ये इस तरफ जाती है, मान लीजिए लाइट, और ये इस पॉइंट पर एंटर आती है ये, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, और ये इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इंसिडेंट हो जाती है, तो ये पॉइंट पी है। और मैंने बताया आपको नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इस पॉइंट पे नॉर्मल जो होगा, इससे और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। तो अगर ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी है वो ऐसे चली जाती, लेकिन मीडियम चेंज है तो रिफ्रैक्शन है। क्या है, मीडियम चेंज है तो रिफ्रैक्शन है, तो ये रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर किसमें हो रहा है, रेयर से डेंस मीडियम में। ये मीडियम 1 है रेयर, और डेंस मीडियम 2 है। ये मीडियम 1 रेयर मीडियम है, और मीडियम 2 ये डेंसर मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टिव रे है वो नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी, है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड या अपवर्तित किरण नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड होगी। क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी, मतलब ये नॉर्मल है तो ये इस तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी, यू ने जाकर के अब ये नॉर्मल की तरफ इस तरफ जाएगी। और ये मान लीजिए इस पॉइंट यहाँ पर सी पर टकरा, सी नहीं, ये इमेज बनती है, हम इसको लिखेंगे आई पॉइंट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। ये आई पॉइंट पर टकराती है और ये सेंटर सी है। तो सी से एम तक की ये डिस्टेंस है, सी से एम तक की डिस्टेंस, ये हम इसको रेडियस बोलते हैं। ऐसे सीपी भी रेडियस के बराबर है, सीपी भी क्या है, रेडियस के बराबर, और सी एम बराबर सीपी बराबर रेडियस। ये सरफेस, स्फेरिकल सरफेस की प्रॉपर्टी से ये होगा। तो ये हो गया। तो अब हम ये एंगल मान लीजिए, इसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि ओ पॉइंट फिक्स है, सोर्स रखा हुआ है, और आई पे मान लीजिए इमेज बनती है। तो अब हम किसी दूसरे पॉइंट से टकराती है रे, यहाँ पर जो टकराती है, तो उस इमेज का पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो थीटा वेरिएबल हो जाएगा, है। अगर सरफेस पर रे कहीं दूसरे पॉइंट पे टकराती है, एम से बीच पी के बीच में टकराती है, तो ओनली थीटा विल बी, यहाँ पर क्या होगा, ओनली थीटा विल बी चेंज।
यू फिक्स है, यू क्या है, फिक्स है, और वी फिक्स है, वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल है, थीटा क्या है, थीटा इज द ओनली वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं यू फिक्स है, वी फिक्स है, और थीटा इज द ओनली वेरिएबल। तो अब आप देखिए, हमने ये माना कि लाइट स्टार्ट होती है ओ से, और एंड कहाँ होती है लाइट, आई, और ओ से आई के बीच में उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी होगी, ओ पी प्लस पी आई। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, ओ पी प्लस पी आई। ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है देखिए, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्टिकल डिस्टेंस लेनी है। ये क्या है, जियोमेट्रिकल डिस्टेंस। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं, तो दोनों मीडियमों में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग होगी। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज v1। देखिए वो v उसकी इमेज की डिस्टेंस है और v1 वेलोसिटी है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2। तो मैं मान लीजिए को डिस्टेंस नहीं करके टाइम की फॉर्म में लूँ, क्या है, टाइम की फॉर्म में लूँ, तो मैं कहूँ कि ये फिगर में ओ से और आई तक पहुंचने में लगा समय, टाइम टेकन बाई लाइट वेव फ्रॉम ओ टू पी। और ओ टू पी कैसे पहुंचती है, ओ से पहले, देखिए ओ से पहले पी, ओ से पी तक नहीं, ओ से आई तक, फ्रॉम ओ टू आई। तो ओ टू आई कैसे पहुंचती है, पहले ओ से पी तक और पी से आई तक, ऐसे लाइट पहुंचती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, पी ए ओ पी प्लस पी आई, और टाइम टेकन कितना हो गया। अब ये ओ पी डिस्टेंस मीडियम 1 में चलती है और पी आई डिस्टेंस मीडियम 2 या ग्लास में चलती है, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ओ पी डिस्टेंस चलने में टाइम कितना हो गया, v1 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और पी आई अपॉन v2। v1 और v2 डिफरेंट मीडियम में तो वेलोसिटी है, तो इसको मैं टाइम लिख देता हूँ t। अब OP और PI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। ऑब्जेक्ट क्या है, कैलकुलेट OP एंड PI, और ये हम करेंगे फिगर से, बाय द फिगर। तो हम फिगर को देखें, तो फिगर देखिए आप, ये फिगर ये है, ये देखिए OPI। तो मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पर, देखिए एक ट्राइंगल है OPC, देखिए आप हैं, ट्राइंगल OPC। तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैं देखिए आपको मैं उसको लिख देता हूँ मैं ट्राइंगल रूल से, OP स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर माइनस 2OC CP और cos थीटा। देखिए फिर एक बार फिगर दिखाता हूँ मैं, दिस OP स्क्वायर इज इक्वल टू, बड़ी डिस्टेंस है ना इस ट्राइंगल में, OPC ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPC में बड़ी, तो OP स्क्वायर इक्वल टू
ओ सी स्क्वेयर प्लस पी सी स्क्वेयर माइनस 2 OC PC cos थीटा। तो ये ट्राइंगल रूल से मैंने लिखा है, और हम ये जानते हैं कि जो OC डिस्टेंस है, ये OC डिस्टेंस यहाँ देखिए, OC डिस्टेंस ये U प्लस आर के बराबर है। ये OC किसके बराबर है? U प्लस आर के बराबर है। और PC किसके बराबर है? R के बराबर है। तो मैं अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे लिखूं U प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 2U प्लस आर कॉस थीटा या OP बराबर अंडर रूट U प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2U प्लस आर कॉस थीटा। ऐसे ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल यहाँ आ जाइए IPC में, ट्राइंगल IPC, ये वाला, ये इधर वाला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल IPC। इसमें मैं लिख सकता हूँ PI बराबर, PI का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर प्लस CI स्क्वायर प्लस 2PCCI कॉस थीटा। ये सब ट्राइंगल रूल से हैं। देखिए मैं आपको IPC ट्राइंगल दिखाता हूँ। IPC ट्राइंगल ये हो गया IPC। तो IPC ट्राइंगल में PI का स्क्वायर, ये वाले डिस्टेंस है जो बड़ी सबसे बड़ी डिस्टेंस, ये स्क्वायर बराबर इन दोनों बची हुई डिस्टेंस के स्क्वायर PC प्लस CI स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल है उसके कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये ट्राइंगल्स रूल्स से है, और मैं मानता हूँ मैथ्स के स्टूडेंट है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो PC स्क्वायर R के बराबर है, CI, हाँ CI इक्वल टू है V माइनस R का होल स्क्वायर। CI देखिए मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, CI तो ये यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है V है, क्या है? V है M से और I तक की डिस्टेंस, मतलब पोल से इमेज तक की डिस्टेंस V मानते हैं। तो ये MI हो गया V के बराबर, और CI हो गया V माइनस R के बराबर। तो V माइनस आर स्क्वायर प्लस 2R डॉट V माइनस R कॉस थीटा, और PI बराबर हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस V माइनस R स्क्वायर प्लस 2R V माइनस R कॉस थीटा। तो ये मेरे पास PI और OP की वैल्यू निकल गई, और मैं इनको इस फॉर्मूले नंबर 1 में रख देता हूँ। तो टाइम टेकन T बराबर U प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2U प्लस R इंटू R कॉस थीटा अपॉन V1 प्लस R स्क्वायर प्लस V माइनस, इसका पावर अंडर रूट लिख देता हूँ, चलो ये भी अंडर रूट में V माइनस R का स्क्वायर प्लस 2R V माइनस R कॉस थीटा अपॉन V2। वेलोसिटी दोनों मीडियम में अलग अलग है। तो मैंने बताया वेरिएबल क्या है, हर बार अगर पोजीशन चेंज हो जाएगी, थीटा वेरिएबल है, तो dt अपॉन डी थीटा। तो ये देखिए फर्मट प्रिंसिपल क्या बोलता है, कि फर्मट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल या टाइम टेकन है वो क्या होगा,
कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल या टाइम टेकन मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये फॉर्मेट प्रिंसिपल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो ये टाइम टेकन मस्ट बी, टी शुड बी कांस्टेंट, टी शुड बी है थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर अलग अलग पॉइंट से टकराए स्फेरिकल सरफेस पे तो सिर्फ थीटा बदलता है, और ये जो टाइम है टी, ये थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो कांस्टेंट होगा तो डी टी अपॉन डी थीटा विल इक्वल टू 0। तो मैं इसका थीटा के साथ अवकलन करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 2 का, तो और उसको 0 के बराबर लिखूंगा। तो अवकलन आप मैथ्स के स्टूडेंट है, देखिए कर सकते हैं। अंडर रूट है, अंडर रूट का एक्स पावर 1/2 का 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका अंडर रूट थीटा के साथ अवकलन देखिए, तो मैं इसको लिखता हूँ डी टी अपॉन डी थीटा बराबर, तो मैं पहले तो ये v1 तो नीचे आएगा ही, 1/v1 तो लिख देता हूँ, और 1/2 अंडर रूट लिखता हूँ इसको u प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2u प्लस आर इंटू आर कॉस थीटा। तो ये हो गया। अब इसका और करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में तो ये u और r तो सब कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। तो इसका क्या हो गया? इसका वो हो गया डिफरेंशिएशन, एक मिनट, टू आर u प्लस आर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये माइनस है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस साइन थीटा का ये साइन थीटा लिख देता हूँ मैं प्लस। तो ये तो इस पहली चीज का डिफरेंशिएशन हो गया। और दूसरी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये आएगा 1/v2 1/2 अंडर रूट, वही चीज आर स्क्वायर प्लस ये v माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2r v माइनस आर कॉस थीटा। तो ये अंडर रूट में आ गया नीचे, और ऊपर फिर इसका डिफरेंशिएशन, और तो इसका क्या आ गया 2r v माइनस आर, तो इसका आएगा 2r v माइनस आर और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये माइनस करके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया। और ये किसके बराबर होगा डिफरेंशिएशन? 0 के बराबर, फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट प्रिंसिपल हमने यहाँ यूज लिया है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या है? टी कांस्टेंट, ये फॉर्मेट प्रिंसिपल है। तो अब हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, माइनस ये प्लस में हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल भी हो जाएंगी जैसे। तो अब देखिए ऊपर देखिए क्या बचेगा, आर यू प्लस आर साइन थीटा अपॉन v1 तो है ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट यूं क्यों रह जाएगा? तो इसको अंडर रूट को हम एक बार फिर लिख लें, u प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 u प्लस आर और कॉस थीटा इक्वल टू 1/v2 तो ये भी रह गया। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया,
और ये माइनस का ये बराबर ला रहे हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा आर वी माइनस आर, और यहाँ हो गया ये साइन थीटा, और ये अंडर रूट में फिर ये सारी चीजें होती हैं V2, और ये क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस वी माइनस आर स्क्वायर प्लस वी माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर वी माइनस आर, और ये कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब हम माने थीटा इज स्मॉल या वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल पे हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट अप्रोच टू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू करीब करीब 1 हो जाएगी। तो हम थीटा इज स्मॉल कंडीशन में एक्सियल प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट है ना ये इस मिरर से जो यहाँ से जो एक्सिस के आसपास ये कन्फाइंड है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रही, हमने तो दूर दिखाया फिगर में। ये थीटा की वैल्यू कम है, मतलब ये एक्सिस के जो पोल है इसके आसपास से टकराता है प्रकाश यहाँ आसपास से, तो एक्सियल प्रोपगेशन भी कहते हैं हम इसको। तो अब हम कॉस थीटा की वैल्यू 1 लिख लें थीटा की स्मॉल रखने के लिए। तो हम क्या करें, अब देखिए इसमें से कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आर कैंसिल हो जाएगा, एक बार हम इसको लिखेंगे तो आर कैंसिल हो गया, तो u प्लस आर बचा, साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, तो इधर तो बचा u प्लस आर, नीचे बचा v1, और इस अंडर रूट में क्या बचेगा v u प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 लिख दें तो माइनस 2 u प्लस आर इंटू आर, ये 1 हो गया, और बराबर यहाँ पर देखिए आर तो इस आर से इधर कैंसिल हो गया था, और यहाँ बचेगा v माइनस आर, साइन थीटा कैंसिल हो गए, और ये साइन थीटा से कैंसिल, ये आर इस आर से कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ पर v2, और अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस वी माइनस आर का होल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ भी 1 लिख दीजिए, प्लस 2 आर वी माइनस आर। अब देखिए ये अंडर रूट है, इसमें ये स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा u प्लस आर अपॉन v1, और ये बन जाएगा u प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट जाएगा और ये बच जाएगा सिर्फ। और यहाँ पर क्या बचेगा v माइनस, यहाँ बचेगा v माइनस आर ऊपर, और नीचे v2, और ये क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाली चीज है, तो आर प्लस वी माइनस आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगी हमारे पास u प्लस आर, तो ऊपर बचेगा, और नीचे v1 बचा, और यहाँ बचा u बचा, और यहाँ v माइनस आर, और यहाँ बचा v2, और यहाँ बचा v बचा। तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया है फॉर्मूला। तो अब हम क्या करें कि मल्टीप्लाई बाई सी, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी अपॉन v1, देखिए ये चीज आप जानते हैं ना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है उसका, तो सी अपॉन v1 दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो u प्लस आर अपॉन u, और
यहाँ C अपॉन V2 और V माइनस R अपॉन V, इस तरह कर लिया। C का क्या किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो अब आप देखिए इसमें C अपॉन V1, अब आप जानते हैं ना कि ये किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और इसमें V अपॉन R, तो V अपॉन V प्लस R अपॉन V, तो 1 प्लस R अपॉन U। C अपॉन V2 ये हो गया दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया V अपॉन V माइनस R अपॉन V। तो मेरे पास ये C अपॉन V1 को μ1 लिखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C अपॉन V2 को μ2 लिखा है। तो अब ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब हम इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि दोनों इसको खोल लेते हैं। चलो μ1 प्लस μ1 R अपॉन U, μ2 माइनस μ2 R अपॉन V, और दोनों तरफ हम क्या करें, R से डिवाइड कर दें। तो μ1 अपॉन R प्लस μ1 अपॉन U, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। तो हम इसको μ2 अपॉन V, इसको इधर ले आए, μ2 अपॉन V प्लस ये μ1 अपॉन U बराबर μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। इसको इधर ले गए और इनको इधर ले आए, तो ये हमारे पास वो आ गया। तो μ2 अपॉन V और μ1 अपॉन U। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो कहते हैं साइन कन्वेक्शन की। साइन कन्वेक्शन क्या होता है, देखिए एक मैं बताऊं आपको। जो पोल होता है, जैसे मिरर है, इस मिरर से इधर तक की जो सारी डिस्टेंस होती है माइनस एक्स डायरेक्शन, इसको हम जीरो मान लें, जीरो जीरो एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जीरो मान लें। तो इधर तक के सारे कोऑर्डिनेट माइनस में होंगे और इस तरफ तक के सारे कोऑर्डिनेट प्लस में होंगे। तो इधर तक की डिस्टेंस हमने ये u मानी, तो ये u माइनस में हो जाएगा, और इधर वाली डिस्टेंस मानी थी हमने, ये मानी थी v मानी थी, और इधर ही डिस्टेंस हमने इसको r माना था सेंटर तक। तो ये r भी प्लस में हो जाएगा। तो u को माइनस में और r और v को प्लस में लिखते हैं साइन कन्वेक्शन में। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 अपॉन, ये इसको ऐसा लिखते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया, जो हमको प्रूव करना था। फर्मट प्रिंसिपल से हमने स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो यही प्रूव करना है आपको, है। तो आज इतना ही, थैंक यू।